The red box बहुत टाइट है. Hello everyone. Yes, good evening, all of you.
यस स्टूडेंट हर्षल आ चुके हो स्टूडेंट? चलिए हेलो एवरीवन। यस स्टूडेंट हर्षल, हैव यू देयर? चलिए
Yes, everybody join here. Okay, चलिए. स्टूडेंट आ चुकी हूँ. चलिए.
वेलकम हर्षल। चलिए, हर्षल आ चुके हो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? चलिए स्टार्ट करें हर्षल। यस सर। चलिए, तो कल मैंने कुछ दिया था क्या? कल कुछ मैंने होमवर्क नहीं दिया था ना? चलो, कुछ नहीं दिया था तो कल हमने थायबरीन थ्योरम को डिस्कस किया था, है ना? जहां तक मुझे याद है हर्षल, थायबरीन थ्योरम की प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, उन्हीं को आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, कल मैंने तुम्हें शायद चलते हुए क्वेश्चन दिया था, है ना, होमवर्क के तौर पे। मुझे जो याद आ रहा है हर्षल, हाँ सर, दिया था। किया था क्या तुमने? नहीं सर, टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हाँ हाँ। सर। मेरा 8 बजे से 12 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात 12, दोपहर 12 बजे तक हाँ हाँ। प्लेसमेंट ट्रेनिंग के क्लासेस रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फिर फाइन। वहां से 12 बजे तक 5:30 बजे तक कॉलेज के लेक्चर्स लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था वो, जैसे कि कोल्ड धुआंधार हो रहा है वहां, क्या या सर? कुछ कुछ कम हुआ कोल्ड? क्या सर? कोल्ड कुछ कम हुआ या कोल्ड अभी भी उतना ही है जितना हुआ सर, कम हुआ। सेम है कम ना? है सर। हाँ। ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो मैंने बोला था अक्रॉस ए बी फाइंड द VTH एंड RT, है ना? ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलो, तो क्या पसंद करोगे, पहले VTH फाइंड आउट करना या पहले RTH फाइंड आउट करना, बताओ। सर VTH। चलो, फर्स्ट तुमने बोला VTH तो VTH ही ले लेते हैं, है ना? देखो, इसके अक्रॉस तुम्हें VTH फाइंड आउट करना है, तो तुमने मान लिया कि वही VTH है। ठीक है, तो तुमने प्लस माइनस
VTH इसको नाम दे दिया। अब तुम इसको एक टर्मिनल पे मतलब ग्राउंड कर सकते हो, तो ये जो नोड है, ये जो नोड है, दोनों सेम नोड ही रहेंगे। वोल्टेज कितना हो गया, VTH, है ना। चलो, अब क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं KCL? अप्लाई KCL, KCL अप्लाई किया तो ये तो ब्रांच ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नोड पे मान लो आप, तो यहां एक करंट जा रही है, एक करंट I1 यहां जा रही है, एक करंट यहां आ रही है। तो देखो क्या करूंगा मैं, इनकमिंग करंट कितनी है, 1 एम्पियर। आउटगोइंग करंट कितनी है, VTH माइनस 0/5 प्लस, यहां पे आउटगोइंग करंट कितनी है, VTH माइनस 10/5। क्लियर। अगले स्टेप में 1 तो ये है ही, यहां से 5 एलशियम आ गया, इसको लिख सकता हूं मैं VTH प्लस VTH माइनस 10। तो ये 5 1 जा 5 हो गया, ये 2 VTH हो गया, ये माइनस 10 हो गया। माइनस 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50। कितना हो गया, 2 VTH। दैट मीन्स VTH इज इक्वल टू कितना हो गया, 15/2। फाइनली वी विल गेट 7.5। ये आ गया मेरा VTH। इसको नोट डाउन कर लेना हर्षल फर्स्ट, है ना। ये हो गया मेरा VTH। डन सर। हो गया। अच्छा, अब RTH कैसे फाइंड आउट करोगे हर्षल, बताओ तुम। सेकंड है RTH। तो याद करो, जब RTH की बात करते हैं तो RTH के लिए जितने भी वोल्टेज सोर्स है ना, वो रिप्लेस किससे हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट से। और जितने भी करंट सोर्स हैं वो रिप्लेस किससे हो जाएंगे, ओपन सर्किट से, है ना। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आ गई है कि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स और आ गया है ना। तो क्या होगा देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट को तो कर दिया ओपन, है ना, ये कर दिया 5 ओम, प्लस माइनस 0.5 I1 कर दिया, है ना। ठीक है, और आगे चलते हैं। और आगे गए तो ये 5 है ना। ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 हो रही है, कोई इशू नहीं है। अब देखो हर्षल कि आपको ए बी के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो मैंने बताया था कि जब इंडिपेंडेंट सोर्स होता है ना, तो वो हमें दिक्कत करता है, क्योंकि सारे आर नहीं बच रहे, एक इंडिपेंडेंट सोर्स और आ रहा है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल मोड में चला गया, लेकिन तब भी हम यहां पर एक वोल्टेज लगाते हैं, है ना। ए बी के अक्रॉस एक वोल्टेज लगाएंगे V, और उस पर करंट फ्लो कराएंगे I। और V अपॉन I का जो रेशियो होगा, V अपॉन I का जो रेशियो होगा
वही हमारा इक्विवेलेंट आरटीएच होगा। लेकिन देखो हर्षल, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बहुत अच्छी हो चुकी है। वो अच्छी ये हो चुकी है कि जिस डिपेंडेंट सोर्स से हम लोग डर रहे थे ना, उसका रोल खत्म हो गया इसके ओपन सर्किट होते ही। क्योंकि यदि ये ओपन सर्किट हो गया, यदि ये ओपन सर्किट हो गया तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर? और इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इस वोल्टेज को आप लोगे कैसे? इस वोल्टेज को आप लोगे कैसे? है ना? तो ये डिपेंडेंट सोर्स होने के बावजूद भी, पिक्चर में होने के बावजूद भी नलीफाई इफेक्ट यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है। हटा दिया, हटा दिया तो मैं देख पा रहा हूं कि ये जो 5 ओम है जो आपको सामने दिख रहा है, जब आपने इसको शॉर्ट किया तो इसी के पैरेलल में नहीं आ गया ये 5 ओम? देखो गौर से। और यहां लिखा हुआ है ए बी। सही बोल रहा हूं मैं? तो क्या दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं आ गए? और 5 और 5 को पैरेलल में लिखोगे तो 25 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स RTH is equal to 2.5। बताओ। हाँ सर। कर लो उसको नोट। सर इधर आई कुछ भी नहीं था ना? क्या? आई इधर आई जीरो था क्या? आई नहीं, आर बोल रहे हो या आई बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? आई आई अच्छा, आई बोल रहे हो। हाँ तो सर। I0 इधर नहीं हुआ। देखो I1 तो अब फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो वोल्टेज है, देखो जैसे कि मैं तुमसे ये बोलूं कि कोई भी वोल्टेज है ना, या कोई भी करंट है। अब मैंने बोल दिया ये 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन आगे जाके मैंने सर्किट को क्लोज ही नहीं किया, तो ये 2 एम्पीयर जा कहां रही है? कहीं नहीं जा रही है, तो नलीफाई इफेक्ट नहीं हो गया। सिमिलरली यदि कोई मैंने वोल्टेज सोर्स लिया, डिपेंडेंट सोर्स है वो, और मैंने बोला प्लस माइनस 5i, है ना, जैसे कि यहाँ पे 0.5i है, तो यदि ये सर्किट में, क्लोज सर्किट में होता, मतलब सर्किट में इन्वॉल्व हो रहा होता, तो इसका यूज हो रहा होता। लेकिन सर्किट में जाके ये ओपन सर्किट बन रहा है, तो पिक्चर से तो एक रोल खत्म ही हो गया ना इसका। हाँ सर, समझा सर। हाँ ठीक, नोट कर लो से। डन सर। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए।
ये ए है, ये बी है। अब देखो मैंने चीजों को चेंज किया है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां से देखने पर तुमसे ये पूछ रहे हैं वीटीएच और आरटीएच। कोशिश करो, अच्छा लगेगा। मतलब क्वेश्चन जब बन जाता है ना तो बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। सर हाँ अर्षद, सर VTH 6। वीटीएच बता रहे हो आप 6 वोल्ट। ठीक है, और बताओ। मतलब मुझे राइट है क्या करेक्ट नहीं सर? पता, सही है नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ। आरटीएच RTH ने किया सर, कर रहा हूँ। करो।
सर 4। RTH आ रहा है आपका 4। चलो ये हो गए आपके आंसर, है ना। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने VTH निकाला है ना। चलो मैं भी VTH निकाल लेता हूं। देखो हर्षल, VTH का मतलब है कि तुम इस पोटेंशियल को VTH नाम दे रहे हो, इसको तुमने ग्राउंडेड कर दिया, है ना। तो जब तुम इस पोटेंशियल को VTH नाम दे रहे हो, तो VTH तो ये भी तो सामने वोल्टेज सोर्स ही लगा हुआ है। से यस और नो। हाँ सर। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब यदि मैं इसमें से आई की वैल्यू पता कर लूं तो बस वो मेरा VTH आ जाएगा, है ना। चलो तो मैंने दिमाग लगाया, सोचा 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 सोचा। सोचने का मुझे ऐसा लग रहा है क्या किया जाए। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन ये है सबसे सिंपल कि आप यहां पर KCL लगा लो, इसको V मान लो, है ना। यहां पे KCL लगा लो। तो KCL आपने लगाया तो इनकमिंग करंट कितनी है, 1 एम्पियर। आउटगोइंग करंट कितनी हो गई, V/2 प्लस V-10/2। सही लिखा है मैंने। अगले स्टेप में 1 = 2 लिया, V प्लस V-10। तो अगले स्टेप में हो गया 2V-10। तो ये हो गया 12 = 2V। दैट मीन्स V = 6 वोल्ट, है ना। ये जो V निकला है, ये V निकला है, ये वाला V, है ना। हमें VTH पूछा है ना कि हमें V पूछा है। तो इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर। अब मुझे यदि ये पोटेंशियल पता चल गया कि ये पोटेंशियल 6 वोल्ट है ना, तो मैं ये वाली आई भी निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां से आई निकाला। तो आई इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 6 - 10/2। तो 6 - 10 कितना हो गया, -4। -4/2 दैट मीन -2। इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे आई की वैल्यू पता होने से मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूं। तो इक्वेशन 1 और 3 से जो मेरा VTH है वो आ गया 0.5। आई की वैल्यू कितनी है, -2। तो 2 × 5.5 करोगे तो 1, दैट मीन्स -1। तो VTH की वैल्यू आ गई आपकी -1 वोल्ट। तो हर्षल तुम्हारा 6 वोल्ट जो आया है वो कैसे आया है, वो उसको देखो। करेक्ट आंसर है VTH। VTH की वैल्यू कितनी होगी करेक्ट, -1 वोल्ट। कितना नोट कर लेना। क्या मिस्टेक कर दी तुमने। सर मैंने V पर KCL लगा के उधर से VTH फाइंड किया। नहीं तो उनको ऐसे नहीं करना।
डन? नहीं सर। कर लो कर लो। डन सर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है आरटीएच। ठीक है, तो देखो हर्षल, इसी क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं, है ना। आरटीएच फाइंड आउट करना है आपको, हटा रहा हूं इसको। मैंने आपको क्या समझाया था कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर दो, है ना। तो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, इसको शॉर्ट कर दूं मैं। जितने भी करंट सोर्स है उनको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दूं मैं। इतनी बात मुझे समझ में आती है। तो इसको मैंने यहां पर शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको मैंने यहां पर ओपन कर दिया, है ना। अब मसला ये पड़ गया कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहां पर एक वोल्टेज कुछ भी मान लो आप, V वोल्ट मान लिया, और इसमें आपने करंट फ्लो कर दी I1, है ना। I तो आपकी ये वाली है, तो आपने इसको I1 नाम दे दिया। तो अब आप ये बोल सकते हो कि यहां से देखने पर जो आरटीएच होगा, यहां से देखने पर जो आरटीएच होगा वो रेशियो होगा V अपॉन I1 का, V अपॉन I1 का। ठीक है, तो सबसे गजब बात तो ये हो गई कि यदि ये वोल्टेज V है तो ये पोटेंशियल भी तो V हो गया ना। इसका मतलब V इज इक्वल टू 0.5 I नहीं हो गया हर्षल, फर्स्ट पॉइंट। अब कहीं से हमें ये I पता चल जाए तो फिर हम आगे की बात करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे, है ना। चलो, तो अब ये आई पता करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम यहां पर एक वोल्टेज मान लें और वो करंट निकाल के बता दें हमें। तो हमने केसीएल अप्लाई किया, केसीएल एट वी प्राइम। तो एक करंट यहां जा रही है, एक करंट यहां जा रही है, यहां जाने वाली करंट तो क्या है, जीरो है। तो देखो वी प्राइम अपॉन टू प्लस वी प्राइम अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों ऐड हो गए, क्या हो गए, वी प्राइम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो वोल्टेज आया है वी प्राइम, इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसका मतलब यदि कोई मुझसे आई पूछे, तो जब ये पोटेंशियल जीरो है और ये पोटेंशियल भी जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो आई भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा हर्षल, बिल्कुल होगा जीरो। अब यदि हमने आई को जीरो प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से जो मेन वोल्टेज V है, जो मेन वोल्टेज V है वो खुद क्या हो गया, 0.5। आई की वैल्यू कितनी है, जीरो, दैट मींस जीरो। अब आपने इस पोटेंशियल को ही जीरो प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आरटीएच की वैल्यू क्या है, V अपॉन I1। और अब मुझे I1 से कोई मतलब ही नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? दैट मीन्स RTH शुड बी जीरो ओम। दूसरा आंसर हर्षल तुम्हारा ये आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
डन ना? चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, कोशिश करना, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन है, हाँ भाभी, मैं बात करता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, है ना? हाँ, तो ये ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है। तो केवल मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि यहां से देखने पर वीटीएच कितना होगा। कीजिए क्वेश्चन नोट और बताइए।
सर हाँ हो गया। सर -36। वीटीएच आ रहा है तुम्हारा -36। कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है हर्षद। चलो देख लेते हैं क्या मिस्टेक की है तुमने, ये तुम्हारा आंसर है ना। देखते क्या किया क्या नहीं किया तुमने। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ है नहीं, कि बस थोड़ा सा आपको देखनी होंगी चीजें। देखो, आपको वीटीएच फाइंड आउट करना है ना। तो वीटीएच फाइंड आउट किया तो यही वोल्टेज तो वीटीएच हो गया ना हर्षद। ये तुमने ग्राउंड कर दिया, ये तुमने ग्राउंड किया, दैट मींस ये तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो गया, वीटीएच हो गया। अब तुम्हें मैंने बताया था कि जब भी हम लोग वीटीएच फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम लोग वीटीएच फाइंड आउट करते हैं, तो वीटीएच क्या है, हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है। वीटीएच इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट। इसका मतलब ये सर्किट मेरा क्या है, ओपन है। अब ये सर्किट जब मेरा ओपन है, तो ओपन सर्किट में तो कोई करंट फ्लो होगी ही नहीं। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, दैट मींस आई शुड बी जीरो। आई शुड बी जीरो होने का मतलब ये पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो। जीरो का मतलब ये मेरा शॉर्टेड नहीं हो गया। बोलो यस और नो। हाँ सर। ये मेरा शॉर्टेड हो गया। तो अब तुम्हें वीटीएच फाइंड आउट करना है, तो तुमने एक करंट यहां फ्लो कर दी, एक करंट यहां फ्लो कर दी, यहां करंट तुम्हारी जा ही रही है। तो जब तुमने यहां पर केसीएल अप्लाई किया, तो क्या लिखोगे, वीटीएच माइनस 0/6 प्लस वीटीएच माइनस 0/4 प्लस ये करंट भी कितनी है, जीरो है, इज इक्वल टू जीरो। तो तुमने यहाँ पे एलसीएम में ले लिया, 6 4 24, तो ये हो गया 4 VTH प्लस 6 VTH इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स 10 VTH इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स VTH इज इक्वल टू जीरो। बताओ, कुछ गलत हो तो बताओ मुझे। नहीं सर, मेरे को मालूम नहीं था ओपन सर्किट में वोल्टेज करंट 0 होता है। डन। डन ना। अच्छा हर्षल, ये बताओ, यदि मैं इसी में तुमसे आरटीएच पूछ लूं, बता पाओगे फास्ट। मतलब मैंने केवल तुमसे वीटीएच पूछा था, लेकिन चलो मैंने और एक्सटेंड कर दिया, आरटीएच और पूछ लूं मैं, कर पाओगे क्वेश्चन। देखो, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। ओके सर। ये सारा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि एक होती है मतलब टेंडेंसी कि जब क्वेश्चन का आंसर हमसे आना स्टार्ट हो गया ना, तो फिर हमें लगता है कि हाँ अब हम चीजें समझ पा रहे हैं। मतलब अभी तक तो क्या है कि मैंने बताया, समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन खुद से नहीं हो पाता ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो चीजें अभी बच रही हैं। मतलब तो कोशिश करो, आरटीएच कितना आएगा, फिर मैं तो हूं ही।
कोशिश कर रहे हो ना हर्षल? हाँ सर। हाँ करो करो। ये तो नोट कर लिया ना? हाँ सर। हाँ हर्षल। सर बताओ ना। अच्छा, चलो देखो, यहां पर आ गया एक डिपेंडेंट सोर्स। तो जैसे कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा वोल्टेज, लगाऊंगा। इस वोल्टेज का कोई भी नाम दे दो, आपने वी नाम दे दिया, इसमें करंट फ्लो करा दो, आपने नाम दे दिया I1। तो मैं जानता हूं कि RTH इज इक्वल टू रेशियो है V अपॉन I1 का। ठीक है, अब ये तुमने V वोल्टेज लगाया है, तो इस नोड पर भी तो V वोल्टेज होगा ना। तो मैंने यहां अप्लाई कर दिया KCL, अप्लाई KCL किस पर? नोड V पर। तो एक करंट मैंने यहां फ्लो करा दी, एक करंट मैंने यहां फ्लो करा दी, एक करंट मैंने यहां फ्लो करा दी, है ना। तो देखो क्या क्या आएगा, V माइनस 3I/6 प्लस V/4 प्लस I इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया, 6 4 24, तो ये हो गया 4V माइनस 12I प्लस 6V, है ना, और प्लस यहीं पर कर लेते हैं 24I इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो स्टूडेंट, 6 + 4 ये तो हो गया 10V, और 24I में से 12I गए तो कितना बचा? ओनली 12I इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या मैं अगले स्टेप में, अच्छा इसको और सिंपल चलो कर लेते हैं, 10V इज इक्वल टू माइनस का 12I, दैट मीन्स 5V इज इक्वल टू माइनस का 6I कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता है कि ये जो I है और ये जो I1 है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, और लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1। इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने 1 और 2 में मैनिपुलेट कर लिया, 1 और 2 में मैनिपुलेट किया, तो मुझे क्या देखा, 5V इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का I1, दैट मीन्स 6I1। तो क्या मैं इसको V/I1 लिख सकता हूं हर्षल 6/5 के फॉर्म में?
और बेसिकली V/I1 ही मुझसे पूछा गया है, दैट शुड बी अ RTH, दैट शुड बी अ RTH। तो RTH जो निकला वो रेशियो है V/I1 का, और वो कितना है 6/5। ये मेरा आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था या नहीं? हाँ सर, मेरे को वी नहीं मिल रहा था, मतलब वी कैसे क्या नहीं मिल फाइंड? रहा था? वी वी V। डन सर। हर्षल, चल। तो देखो, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? जैसे कि मैं क्या स्टूडेंट को ये भी चीज नहीं पता होती है, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। चलो, ये तो क्वेश्चन तुमने कर लिया। देखो, हम जिस ब्रांच में डील कर रहे हैं ना, ये कोई रट्टाफिकेशन वाली ब्रांच नहीं है। मतलब कि मैंने आपको 5 स्टेटमेंट लिखाए और आपने रट लिया, वो 5 में से एक ना एक तो आ ही जाएगा पेपर में, है ना। गेट के पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं, ये क्या टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड एक ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मतलब इलेक्ट्रिकल हो, इसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखो हर्षल, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे कि तुम मेरा सेशन ले रहे हो, है ना। तुम कुछ मत किया करो, मेरे सेशन खत्म हो जाने के बाद आराम से डिनर किया करो, है ना। टीवी देखना चाहते हो तो टीवी या लैपटॉप है, जो भी जहां भी इंटरटेनमेंट आप करना चाह रहे हो, 1 आवर्स 2 आवर्स का इंटरटेनमेंट आराम से कर लो। 10 बजे बैठा करो आप शाम को, 10 बजे, केवल 10 से 11 तक लग रहा है तो 11 तक, अदरवाइज 12 तक लग रहा है तो 12 तक। मतलब ये टाइम ऐसा नहीं है कि मैं बाउंडेड कर रहा हूँ कि 10 से 12 ही बैठना है, 10 से 11 बैठना है। केवल तुम्हें क्या करना है इसमें, इस लेक्चर को तुम्हें रिवाइज करना है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रिवाइज करने का तरीका ही नहीं पता होता कि रिवीजन होता क्या है। देखो, रिवीजन क्या होता है कि सपोज मैंने तुम्हें सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ाई, है ना, और सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ाने के बाद तुमने बहुत अच्छे समझ में आ गया सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होती है, कैसे लगाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया, सेकंड क्वेश्चन मैंने तुमसे एक्सपेक्ट की, नहीं बता पाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, तो कहीं ना कहीं लास्ट में ये खालीपन रहता है कि मुझसे आंसर क्यों नहीं आ रहा, है ना। तो देखो, जिस दिन सुपरपोजिशन थ्योरम कराई थी ना, उसी दिन आराम से, सपोज मैंने 5 जो है प्रॉब्लम कराई आपको, 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, तो पता है आपको कुछ नहीं करना, 10 बजे आपको बैठना है और एक बार आप सुपरपोजिशन थ्योरम को देख लो कि होती क्या है। अच्छा, मोर देन 1 सोर्स यदि अप्लाई किए जा रहे हैं और किसी भी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज करंट पावर जो भी निकालना है, वो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं।
तो पता है इन 5 प्रॉब्लम्स को ही आपको कैसे टैकल करना है कि आपने प्रॉब्लम उठाई, केवल प्रॉब्लम उठाई, आपने केवल आपने क्वेश्चन उठाया, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना, क्वेश्चन उठाया और रफ बुक आपके पास होगी, रफ बुक आपके पास होगी, इस रफ बुक पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यदि आप ये सॉल्व पूरा कर ले जाते हो ना, तो मान के चलो कि अब आपकी मेहनत सफल हो गई, अब आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया। लेकिन ये होगा ही नहीं, इस चीज को मैं कर रहा हूं एश्योर 100% कि ऐसा होगा ही नहीं। जब तुम क्वेश्चन मतलब किया हुआ क्वेश्चन भी जब तुम सॉल्व करने बैठोगे ना, तो तुम एक स्टेप कर पाओगे, 2 स्टेप कर पाओगे, 3 स्टेप कर पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तुम फंस जाओगे। तो बोलोगे यार ये मैं तो फंस गया, कैसे होगा। बस वही चीज तुम्हारा डाउट है, जो तुम फंस रहे हो ना, वही तुम्हारा डाउट है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता कि डाउट है कहां पर। जब सर ने अच्छे से बता दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, समझा दिया, क्वेश्चन करा दिए, लेकिन मुझसे समझ में भी आ रहा है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, तो बस यही तुम्हारा डाउट है। तो पता है तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना, तुम्हें ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप पे सीरियस के सरेंडर कर देना है, तुम्हें क्वेश्चन को करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है, और कम से कम 10-15 मिनट इस क्वेश्चन पर स्पेंड करना है लास्ट तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं कि 3 स्टेप ही रुक गए तो सर ने बोला था हाँ बिल्कुल मैं 100% बोल रहा हूं, तुमसे ये क्वेश्चन होगा ही नहीं और तुमने फटाफट सॉल्यूशन देख लिया। नहीं, ये नहीं करना हमें, हमें खुद से ही फाइट करनी है। 10 से 15 मिनट तक जूझना है डिफरेंट 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 तरीके से, और ये सोचना है कि जब ये क्वेश्चन मैं एक बार कर चुका हूं, मेरे हाथों से ये क्वेश्चन निकल चुका है, तो अब क्या दिक्कत आ रही है। तो जब तुम 10-15 मिनट इस क्वेश्चन में घुस करके इसको इससे जूझोगे ना, इससे लड़ोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दिक्कत कहां थी। अनटिल अनलेस तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो फिर तुम पीछे सॉल्यूशन में देख सकते हो। लेकिन अब तुम्हें यह समझ में आ गया 10 से 15 मिनट में कि भैया इस क्वेश्चन में मैंने हर तरह से अप्रोच लगा के देख ली है, लेकिन एक बारीक सी अप्रोच है जिसको मैं चेज नहीं कर पा रहा हूं, जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। तब तुम्हारे पता है ना, जब तुम ये 15 मिनट के बाद सॉल्यूशन देखोगे ना, अब ये क्वेश्चन तुम्हारी मेमोरी में चला गया। अब वो जो कंसेप्ट है ना, जो बिल्कुल बारीक सा कंसेप्ट था, बिल्कुल बाल के बराबर, वो कंसेप्ट अब तुम्हारी मेमोरी में चला गया। अच्छा मुझसे ये चूक हो रही थी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो तुमने 15 मिनट की मेहनत की है ना, ये तुम्हारी बेकार नहीं जाएगी। अब तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 पर जब तुम आओगे तो अगेन वही रफ बुक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, लेकिन अब पता है तुम्हें, तुम जो 3 स्टेप पे रुक रहे थे ना, ये स्टेप तुम्हारे अल्टीमेटली बढ़ते चले जाएंगे, 4, 5, 6 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं कि मतलब अब मैं एश्योरनेस नहीं बोल रहा हूं कि अब मैं 100% खुद से बोल रहा हूं, लेकिन हो कि ये कम हो जाए परसेंटेज, तुम लास्ट में अभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम लास्ट में अभी भी नहीं पहुंच पाओगे। या तो ये बोल लो ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो, या फिर तुम बोल लो कि सर ने बोला था कि तुम्हारे स्टेप बढ़ जाएंगे, तो स्टेप तो बढ़ी गई, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। नहीं, तुम लास्ट में अभी भी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी भी दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट था, वो तुमसे फिर स्लिप हो गया। तो अभी भी ऐसा नहीं है फटाफट पीछे सॉल्यूशन देख लिया, अभी फिर से जो 10-15 मिनट की मेहनत है ना, उसने तुम्हें 3 स्टेप से उठा के 6 स्टेप पे पहुंचा दिया। मतलब तुम्हारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन लास्ट में तुम आंसर नहीं बता पाए हो। तो अब अगेन तुम्हें यहां पर फिर फाइट करनी है 10 से 15 मिनट। मतलब 10 से 15 मिनट तुम, मैं वो टाइम बोल रहा हूँ कि इतने मिनट तक तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ही ना। हो सकता है इससे पहले ही हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा लंबा मत खींचना, क्योंकि फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब तुम इसमें वो मेहनत करोगे ना, तो तुम्हें फिर समझ में आएगा कि भैया एक्चुअल में क्वेश्चन तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को करना कैसे है। तो कहने का मतलब ये है, जब तुम 10-15 मिनट की फाइट करोगे तो या तो तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो पीछे तुम्हारे पास सॉल्यूशन, उसको देखो और बहुत ही हल्का सा, जिसपे तुम्हें खुद पे धिक्कार होगा, अरे यार शिट, इतना जरा सा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। लास्ट में तुम v इज इक्वल टू 6i लिख के बैठे हो, लेकिन तुम नहीं बोल पा रहे हो कि RTH क्या होता है, v/i, 6 नहीं लगा पा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब आंसर तक पहुंच गए हो, लेकिन आंसर को टिक नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है नहीं है? तो ये भी तुम्हें यहाँ पे सीखने मिलेगा। अब ये जो तुम कर रहे हो ना जद्दोजहद, इनका फायदा तुम्हें ऐसे मिलेगा कि जैसे तुम क्वेश्चंस पे ऊपर बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे अपने आप तुम्हारे सॉल्यूशंस के स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। और जब तुम 5वें क्वेश्चन पे पहुंचोगे ना, तो जिस तरह से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं ना, उस तरह से तुम सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक पहुंच करके आंसर लिख के डन कर दोगे और अपने आंसर से उसको मैच कर दोगे।
तो ये होता है रिवीजन करने का तरीका, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया है उसको ही जाकर के बिस्तर पे लेट के या टेबल पे बैठ कर केवल क्वेश्चंस पढ़ लिए। क्वेश्चंस पढ़ने से कभी समझ में नहीं आएंगे। जब तक क्वेश्चन से लड़ोगे नहीं, जब तक क्वेश्चन को फाइट नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन को खुद से नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं कर सकते हो एक नया क्वेश्चन चेस। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। तो बेशक तुमने 5 क्वेश्चन लगाए, लेकिन तुम्हें इस 5 क्वेश्चन में पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम का निचोड़ समझ में आ गया कि एक्चुअल में तुमसे शुरू में क्या दिक्कत हो रही थी और लास्ट में तुमने उस दिक्कत को कैसे एलिमिनेट किया। सिंपली इसी तरह से मैंने कल की और आज की क्लास में थेवेनिन थ्योरम पर क्वेश्चंस कराए, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, और तुमने ये बात को खुद रियलाइज किया कि मैं बहुत ही क्वेश्चन दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर तुम्हें टाइम दे रहा हूं करने के लिए, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हो लेकिन गलत आंसर कर रहे हो। और जब मैं कर रहा हूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ रहा है सामने, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अगेन मुझे नहीं पता कितनी प्रॉब्लम हो गई है, 5 हो गई है, 7 हो गई है, जितनी भी प्रॉब्लम हो गई है उनको खत्म होने के बाद 10 बजे 11 बजे, मतलब जब भी ये टाइम, तो मैं वो टाइम बता रहा हूँ कि हाँ तुम स्टूडेंट लाइफ में, तो तुम्हारे पास टाइम के अलावा, मतलब तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा और कोई कोई काम ही नहीं है, तो तुम क्या पढ़ोगे। मतलब 8 बजे यदि क्लास खत्म हो रही है तो 1 घंटा अब तुम करोगे डिनर, अपने फैमिली में बातचीत करोगे, जो भी करोगे जैसे भी करोगे, और खाना ना खा के टीवी वगैरह देख के एंटरटेनमेंट करके तुम पढ़ने बैठोगे बैठोगे, सीधी सी बात है। तो अगेन ये 5 to 7 क्वेश्चन है ना, इसी पैटर्न पे चलाने हैं तुम्हें। ये होता है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। तो इसमें क्या होता है कि आपने इन 5 क्वेश्चन में पूरा थाइवलिन, पूरा सुपरपोजिशन खोल के रख दिया। क्लियर हर्षल? तो ये पढ़ने का तरीका होता है ये। और ये मैं नेटवर्क के लिए नहीं बोल रहा कि इकलौता नेटवर्क सब्जेक्ट है, चाहे वो सिग्नल सिस्टम हो, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो डिजिटल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हासिल करनी है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आपने क्लास में किए हैं आप उन्हीं को अगेन करने की कोशिश करो सेल्फ। उसका मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस के आपके पास करेक्ट आंसर प्रेजेंट है। बोलने को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कोई भी बुक पकड़ लो आप, कई सारी बुक हैं, है ना, कई सारी पब्लिकेशंस की बुक हैं ऑनलाइन, लेकिन उन बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस सही प्रिंटिंग है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। मैं तो समझ सकता हूँ, जो मुझे पता है कि कहीं पर इंडक्टर बना दिया, लेकिन इंडक्टर का काम ही नहीं है, वहां पे आर का काम है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो गलती से इंडक्टर बन गया, वहां पे आर है। अब तुम उस क्वेश्चन को ही मैं समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, या फिर क्वेश्चन सही है सॉल्यूशन गलत है। तो तुमने अपनी अप्रोच से जो तुमने समझाया है, सर ने समझाया, उस अप्रोच से तुमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर लिया, लेकिन छापने वाले ने पता नहीं कौन से मेथड से सॉल्व किया कि उसका आंसर तुम्हारे आंसर से मैच नहीं कर रहा। अब तुम 100% करेक्ट हो, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है कि जो छपा हुआ है आंसर वही आंसर करेक्ट है, और तुम अपने आंसर गलत मान रहे हो। तो वो भी तो मिसकंसेप्ट फिर से रिपीट करना हो गया नहीं हो गया। तो मैं हमेशा सजेशन ये करता हूं कि या तो जो आपने क्लास में नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, या फिर गेट के क्वेश्चंस, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस में कोई एरर नहीं होती है, उन क्वेश्चंस को आप खुद से लगाओ बस। और फलाना ढिमकना इतनी सारी बुक्स हैं, आप 100 बुकें लगा लो, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन एक छोटे से कंसेप्ट से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये पढ़ने का एक तरीका है जो कि मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कैसे पढ़ना है। वो बड़ा परेशान होते रहते हैं, सर क्वेश्चन नहीं बनने, क्वेश्चन नहीं बनने, क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन बनने से नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनाने से बनेंगे, आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, यस यस चलिए। तो आप ऐसे रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ? करूंगा सर, आज से करूंगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो तुम्हारा शेड्यूल हेक्टिक है, मैं समझ रहा हूँ, 3rd ईयर में हो तुम, तो प्लेसमेंट भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रहा है, लेकिन देखो क्या होता है ना कि जब हमें चीजें जल्दी लेनी होती हैं, मतलब देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तुम 1 साल का ड्रॉप लो, तब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, केवल तुम उस ड्रॉप में गेट किया, ईएस किया, पीएसयू किया, जो भी तुम्हारे स्टेट में, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जॉब निकलती है उनकी तुम तैयारी करो। या फिर ये है कि ड्यूरिंग 3rd ईयर और फाइनल ईयर आप तैयारी करके फाइनल ईयर के साथ ही अपना कुछ अच्छा कर लो। तो उसके लिए आपको अपने वर्किंग आवर्स, अपने एफर्ट्स आवर्स जो हैं वो इंक्रीज करने पड़ेंगे
अपनी स्टडी के ऊपर। तो नो डाउट कि आपके ऊपर प्लेसमेंट का प्रेशर है, नो डाउट आपका कॉलेज भी चल रहा है, अटेंडेंस भी देनी है आपको, और ये हर एक स्टूडेंट के साथ रहता है, ऐसा नहीं है कि केवल तुम्हारे साथ ही है। जब हम लोग थे हमारे साथ भी है, और तुम्हारे पास आउट होने के बाद जो नए स्टूडेंट आएंगे उनके साथ भी रहेगा, हमेशा रहता है ना। तो ये चीजें होती है, सबके साथ होती है, लेकिन यदि हमें सबसे अलग बनना है तो हमें अलग काम भी करना होगा। तो वो एक कहावत है ना, विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे दे डू थिंग डिफरेंटली, है ना। तो जीतने वाले कभी अलग काम नहीं करते, वो अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस सर। हाँ चलो, तो थोड़ा सा इसको रिवीजन मोड पे लेके आओ तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया और जब क्वेश्चन आंसर तुम बताओगे ना, तो इससे पहले ऐसे क्वेश्चन आंसर तुम बता रहे थे, नेटवर्क में ही चल रही थी पीछे वाली चीजें, तो ऐसा नहीं है तुमने आंसर नहीं बताया, लेकिन थ्योरम्स में तुम्हारे आंसर थोड़ा स्लिप कर रहे हैं थोड़े 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 चक्कर में। तो जब हाँ आंसर आ सर, वो जाएगा ना बेसिक। तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा एक, है ना। चलो सर हाँ बोलो इसलिए सर क्या। बेसिक अच्छे से नहीं हुआ है ना सर, जो बेसिक थिंग्स है ना बेसिक, सर। बेसिक मतलब ये नेटवर्क का बेसिक या उससे भी बेसिक। नहीं सर, यही इंजीनियरिंग में हाँ पहले। हाँ, नहीं देखो इसमें देखो गलती आपकी नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे ही हम लोग कॉलेज गोइंग, मतलब एक्चुअली कॉलेज में ही गलत तरह से हमें मतलब ट्रीट किया जाता है। तो खैर उसके लिए हमें इशू नहीं है, कोई बॉदर नहीं होना, क्योंकि देखो उसका अच्छा पता है बेनिफिट क्या है, कि जिस कॉलेज में पढ़ने तुम जा रहे हो ना, उस कॉलेज में तुम्हारे साथ 100 स्टूडेंट्स और भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन सभी के तो बेसिक क्या कमजोरी है, सभी बाहर जाके किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाके एडमिशन लेंगे और अपने बेसिक्स को बनाएंगे। तो कभी ये मत सोचा करो कि बेसिक कॉलेज में मतलब बनाए नहीं गए, वो तुम्हें खुद से बनाए पड़ेंगे। जैसे मैं भी था, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता दूं कि जैसे कि मैं था, तो मैं फर्स्ट ईयर तो खैर जानते नहीं थे क्या होता है, सेकंड ईयर में सब्जेक्ट स्टार्ट हुए गेट के, तो हम लोग अपने गेट के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करना चाह रहे थे, मतलब कॉलेज में भी, है ना। तब कोई कोचिंगों का टाइम तो था नहीं, अब तो काफी सारे प्लेटफॉर्म आ गए, ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन आ गया, यूट्यूब आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तमाम सारी चीजें आ गई है। हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, इवन दो गूगल पे भी यदि क्वेश्चन हम टाइप करें तो गूगल पे भी कोई बताने वाला नहीं था हमें क्वेश्चन। तो सेकंड ईयर में हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि एटलीस्ट जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा नेटवर्क हो गया, हमारा ईडीसी हो गया, हमारा एनालॉग हो गया, ये हमें कोई ढंग से बता दे। तो जो हमारी फैकल्टीज थी वो खुद ही गेट की तैयारी कर रही थी। अब जो फैकल्टी खुद ही गेट की तैयारी कर रही है और वो भी खुद से सेल्फ से, तो मैं कभी उन पे ब्लेम नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना उनको समझ में आया, सपोज उन्होंने नेटवर्क की वेल्किनबर्ग बुक पढ़ी, वेल्किनबर्ग सबसे स्टैंडर्ड बुक है ना, वेल्किनबर्ग पढ़ी उन्होंने। अब वेल्किनबर्ग में जितना उनको समझ में आया उतना उन्होंने हमें समझा दिया। अब हर पर्सन का समझने का लेवल अलग अलग होता है। अब जिस जिस लेवल पे जाके गेट का क्वेश्चन सॉल्व होना है उस लेवल का समझ में नहीं आया तो वो तो बेकार है ना, वो तो बेकार है। तो अब मैं यदि ये सोचूं कि वो फैकल्टी जो मुझे पढ़ा रही है वो मुझे कुछ बता ही नहीं पा रही, तो भाई मुझे तो अपना नुकसान और फायदा देखना है ना। गेट का एग्जाम तो ऑल ओवर इंडिया के लेवल का है ना। उसको तो मतलब नहीं है कि आप सेकंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, आप फाइनल ईयर में हो, या आप पास आउट हो वगैरह वगैरह, या आप किस कॉलेज से हो किस कॉलेज से नहीं हो। तो क्या होता है ना, ये खुद से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि जैसे कि ये जो घड़ा है ना, घड़ा ही बोलते हैं उसको, मटका बोलो या घड़ा बोलो, तो वैसे ही हम है ना। जैसे कि मैंने बोल दिया एक स्टूडेंट है, ये एक घड़ा है, तो ये पूरा खाली है, पूरा खाली है। अब बेसिकली इसमें बूंद बूंद करके चीजें आएंगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीजें एक दिन में तैयार नहीं होती, तैयारी एक दिन में नहीं होती, तैयारी के लिए एक ड्यूरेशन चाहिए, है ना। तो जैसे ही मैंने पहले ही बोला था कि तुमने यदि एक लेक्चर में एक कंसेप्ट भी सीख लिया ना, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये तुमने एक ड्रॉप जो अंदर गई है ना तुम्हारी, सपोज तुमने सुपर पोजिशन थ्योरम समझ लिया, तो सुपर पोजिशन थ्योरम मतलब तुम्हारे ब्रेन, ये तुम्हारा ब्रेन है जिसको मैं मटका बोल रहा हूं, ये तुम्हारा ब्रेन है। इस तुम्हारे ब्रेन में सुपरपोजिशन थ्योरम नाम का कंसेप्ट स्टोर हो चुका है। ऐसी थेवेनिन थ्योरम स्टोर हो गया, ऐसी बेसिक केसीएल केवीएल है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन, कई सारी चीजें स्टोर हो गई तुम्हारी।
तो ये जो मटका है ना, ये मटका बहुत बड़े साइज का है, तुम्हारा ब्रेन जो है बहुत बड़े साइज का है, मेमोरी उसकी काफी बड़ी है, तो उसको उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा। इसलिए तो बोलते हैं कि हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती है या एक महीने में नहीं होती है, वो एक ड्यूरेशन लेती है। इसलिए हम लोग थर्ड ईयर से या सेकंड ईयर से इस चीज में एंटर कर जाते हैं, ताकि जब हम फाइनल ईयर में पास आउट हों तो फाइनल ईयर में हमारा ये घड़ा पूरा भर चुका हो। तो एटलीस्ट कोई यदि डिस्कस करे कहीं पर कोई भी चीज है तो वो हमें समझ में तो आए, क्योंकि हमारी नॉलेज में, हमारे ब्रेन में यदि वो चीज होगी तो हमें समझ में आएगी, और नहीं होगी। अब कोई कोई स्टूडेंट है, उसने बी बी में कुछ नहीं किया, पूरी बी बस ऐसी फालतू के कामों में निकाल दी, उसने पूरा मटका उसका खाली पड़ा हुआ है। फिर उसको फाइनल ईयर में याद आई कि मैं गेट तैयारी कर लेता हूँ। तो अब बताओ कि फाइनल ईयर में जब उसको याद आई गेट तैयारी करने के लिए, तो जो ये तुमने ब्रेन, तुम मेमोरी या मटका या घड़ा जो भी बोल रहे हो, इसको भरने में एक स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर से या फिर थर्ड ईयर से एफर्ट लगा रहा है, और 2 साल में जाकर के वो इस मटके को भर पाया है, तो फाइनल वाला स्टूडेंट आज यदि सोच रहा है तो उसको भी तो 2 ईयर लगेंगे। यस और नो? तो ये चीजें हैं, तो यही आपके बेसिक्स होते हैं, इसी को आप बेसिक बोले कुछ ही बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, हम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है ना? तो बस सीधी सी बात है, यदि आपको कुछ चीज, अब जैसे कि हम लोगों के टाइम पे, मैं तुम्हें बता रहा था कि हम लोग टाइम पे फैकल्टी से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमारी कॉलेज गोइंग फैकल्टी, और मार्केट में कोई इंस्टीट्यूट नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि जो कैंडिडेट खुद गेट क्वालिफाइड है वो तो गेट के बारे में ढंग से बता सकता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जिसने खुद ने गेट क्वालिफाई नहीं किया, जो खुद गेट की तैयारी कर रहा है, वो खुद ही मतलब हमारे साथ पैरेलल में दौड़ रहा है ना, कि रनिंग में है नहीं है। तो हम लोग के टाइम पे हमें दिक्कत ये तक आती थी कि गेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने वाला कोई नहीं था, सही सॉल्यूशन बताने वाला, गलत तो कोई कोई बता देगा लेकिन सही सॉल्यूशन बताना नहीं था। तो हम लोगों ने वेल्किन वर्क या जो भी स्टैंड बुक्स थे उनको पढ़ना स्टार्ट किया, वो कभी एक बार में समझ में नहीं आती। ये जितने फॉरेन राइटर हैं ये एक बार में समझ में नहीं आते, तो हमने इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना स्टार्ट किया। देखो वही वाली बात है ना, कि एक फिर से एक मतलब कहावत है कि आपने कुएं पे देखा होगा ना, कि कुएं पे हम जब पानी खींचते हैं तो रस्सी, और एक बाल्टी से पानी खींचते हैं तो रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान, वो जो है ना। तो वही वाली बात है कि यदि कुछ चीज एक बार में समझ में नहीं आ रही तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स करना स्टार्ट कर दो, और जब मल्टीपल टाइम्स करना स्टार्ट करोगे तो बेशक कहीं ना कहीं वो आपकी मेमोरी में स्टोर होगी होगी, कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट समझ में आएगा ही आएगा। इसलिए हमारे टाइम्स पर क्या था ना, बुक्स रीडिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब तो खैर जमाना ही पूरा चेंज हो गया, पूरी मतलब चीजें ही बदल गई हैं मतलब। नहीं तो हम लोग बुक्स को रीड करने बहुत ज्यादा करते थे, क्योंकि पहले फैकल्टी थी नहीं, इंस्टीट्यूट थे नहीं, तो कौन बताएगा भैया, ये बुक्स बताएंगे। बुक्स भी कौन सी, लोकल पब्लिकेशन है, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है ना, जहां से सब्जेक्ट बनाए, जहां से सब्जेक्ट बनाए उन चीजों को पढ़ो। तो वो चीजें एक बार में समझ में नहीं आएंगी, ये बात मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन हमें उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, पूरा फोकस होकर पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं तो हमें कंसेप्ट समझ में आएगा ना। तो ये पढ़ने का तरीका होता है, मतलब तैयारी करने का तरीका होता है। और एक बार आप देखो, एक बार यदि आपने तैयारी कर ली ना, एक बार यदि आपका ये घड़ा पूरा भर गया, तो ऐसा नहीं है कि ये घड़ा तुरंत खाली हो जाएगा। घड़े को खाली होने में पूरा लाइफ निकल जाएगी। आपने यदि एक बार गिटार तैयारी कर ली ना, तो यदि सपोज आपकी शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, तो यदि कोई वो आपसे पूछता है कि बाबा ये बताओ कि नेटवर्क का क्वेश्चन ये कैसे होगा, तो नो डाउट आप उसके लास्ट आंसर तक ना पहुंच पाओ, लेकिन आपको पता होगा कि हाँ कुछ ऐसे 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 करते हैं, और बस उतना ही उस बच्चे को चाहिए, उतना ही उस कैंडिडेट को उस समय चाहिए जितना आप उसको कर रहे हो गाइड, बस चीजें हो जाएंगी। तो ये है सीन। चलो कोई नहीं, समय समय पर मैं चीजें और बताता रहूंगा आपको, लेकिन एफर्ट्स अपने लगाते रहो, है ना? चलो, तो हर्षल सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने बता दी है, थेवेनिन मैंने बता दी है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है मेरी नॉर्टन थ्योरम। वो है मेरी नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम का जस्ट रिप्लीकेट है। कैसे रिप्लीकेट है कि थेवेनिन थ्योरम में हम लोग बोलते थे कि आप वीटीएच निकालो और आरटीएच निकालो, है ना, बोलते थे ना। ये तो हो गई थेवेनिन की बात।
अब नॉर्टन में क्या है, नॉर्टन में ही वो ये बोल रहे हैं कि आप करंट निकालो और रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या मैं इसको शॉर्टकट में एक चीज बोल सकता हूं कि यदि कभी आपको नॉर्टन थ्योरम समझ में ना आए, है ना, कैसे लगानी है, तो आप सीधे फटाफट थेवेनिन से सॉल्व कर लो। और थेवेनिन से सॉल्व करके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्या इन दोनों के बीच में, हर्षल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। है ना? तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे, है ना? लेकिन हमें अभी समझना है किसको, नॉर्टन थ्योरम को। हमें अभी समझना है किसको, नॉर्टन थ्योरम को। तो देखो, ये जो आई एन है, इसको हम नॉर्टन करंट बोलते हैं, नॉर्टन करंट, या फिर शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे वहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज था ना, वैसे ही यहां पर शॉर्ट सर्किट करंट। और आर एन को हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना? तो पहले तुम इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा आगे कि कैसे क्या क्या करना है आपको। तो यदि मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब थेवेनिन को इसमें कन्वर्ट करूं तो क्या बोल सकता हूं, आई एन इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच, है ना? और बाद बाकी आर एन जो है वो तो आरटीएच है ही, आर एन जो है वो आरटीएच तो है ही। डन। डन ना? चलो, अब मैं करा रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन इस पर, ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक्चुअल में नॉर्टन थ्योरम है क्या।
ठीक है हर्षल, तो रुकना जरा। देखो, मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं कि इस 5 ओम में करंट कितनी फ्लो होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, है ना, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो, मुझे पता है हर्षल कि इसको मुझे रिप्लेस कैसे करना है। इसको मुझे रिप्लेस करना है आई एन में, फिर आई एन के साथ क्या आएगा यहां पर, आर एन बोलो या आर टी एच बोलो, और उसके बाद यहां आ जाएगा मेरा लोड रेजिस्टेंस 5 ओम, है ना। तो जैसे मैंने वहां समझाया था कि इस 5 ओम को निकाल देना, और निकालने के बाद जो आपको सर्किट दिख रहा है वो सर्किट किससे रिप्लेस हो जाएगा, आई एन आर टी एच से। तो तुम्हें, मैं इसमें आई पूछ रहा हूं, लेकिन तुम आई बताने से पहले मुझे आई एन बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो आरटीएस तो बता ही सकते हो, नहीं तो आरटीएस तो आराम से बता ही सकते हो। बताओ, मैं आ रहा हूं जब तक जाना, क्वेश्चन नोट कर लो, और नहीं होगा तो फिर लास्ट में मैं तो बताऊंगा ही। हाँ भाई, कुछ बना हर्षद। सर सर हाँ हर्षद, सर आरटीएच कितना आया आरटीएच, 2.66 2.66
2.60। अच्छा चलो देखता हूं। देखता हूं इसको। देखो आपको आरटीएच निकालना है ना? तो आरटीएच तो किसी का भी निकालो आप, हमेशा क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका तो रोल ही खत्म हो गया है ना, बता ही दिया मैंने। तो यहां से आप देख रहे हो तो करंट सोर्स को ओपन करोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे। तो ये हो गया ओपन सर्किट। फिर लगा हुआ है इसमें 4 ओम, है ना? फिर लगा हुआ है इसमें 2 ओम, और फिर लगा हुआ है इसमें 6 ओम, और फिर लगा हुआ है इसमें 3 ओम, है ना? यहीं से तो देख रहे हो ना हर्षल, सही लिखा है मैंने? हाँ सर। ठीक है। तो ये बताओ, ये 4 और 2 दोनों 6 6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे 6 ओम? यस सर। और वो जो 6 ओम आएगा वो 6 ओम के साथ पैरेलल में आ जाएगा। ये समझ में आता है स्टेटमेंट? यस सर। तो वो जो 6 आएगा इन दोनों का, वो 6 और ये 6 पैरेलल में हो जाएगा, और ये पैरेलल में होके बन जाएगा 3 ओम। और वो 3 और ये 3 दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो क्या 6 ओम रेजिस्टेंस नहीं आ गया हर्षल? यस सर, 3 6। बताओ। यस। तो आरटीएस लिख लो पहले तो, 6 ओम। ठीक है। डन सर। अब आरडीएस तुम्हारा आ गया 6 ओम, तो यहां पर मैंने साइड से लिख देता हूं क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। 6 ओम, है ना? अब मैंने बाद बाकी को कर दिया इरेज। ठीक है। अब मुझे निकालना है आईएन। तो देखो स्टूडेंट, आईएन की मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट तो मैं इसको हटा दूंगा यहां से, है ना? यहीं से देख रहा हूं मैं। और आईएन का मतलब क्या बताया था मैंने, शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब इसको मैंने शॉर्ट नहीं कर देना, कर दिया इसको शॉर्ट। और जब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी इज कॉल्ड आईएससी, इज कॉल्ड आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। आप देख रहे हो कि शॉर्ट सर्किट करंट यदि ये है तो थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से चलते हैं हम लोग, कि ये 3 है, ये 6 है ना? मतलब जस्ट इसका दुगना रेजिस्टेंस है। तो यदि ये आईएससी है तो ये करंट कितनी होगी हर्षल? करंट डिवीजन रूल समझ में आता है ना? 3 ये + करंट 9 कितनी होगी? 9 3/2। ऐसे समझो कि
यदि ये 2 ओम है और यदि ये 4 ओम है ना, और यदि मैं यहां पे तुमसे 1 एम्पियर करंट बोल रहा हूं, तो दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा ना। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर से V तो कांस्टेंट है, बात समझ रहे हो मेरी? तो I जब 1 एम्पियर है जबकि 2 ओम है, तो 4 ओम होने पर कितनी हो जाएगी? जस्ट हाफ नहीं हो जाएगी? यस सर। तो जब ये 3 ओम है तो ISC है, तो 6 ओम में कितनी हो जाएगी? ISC/2 नहीं हो जाएगी? हाँ अब यहां से तुम देखो तो ये ISC/2 यहां जा रही है, ISC यहां जा रही है, तो यहां करंट कितनी फ्लो होगी? 3/2 ISC नहीं होगी हर्षल? हाँ सर। अब तुम देख रहे हो कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, जब 2 में 3/2 ISC जा रही है तो 4 में कितनी जाएगी? 3/4 3/4। ISC नहीं जाएगी हर्षल? हाँ सर। अब तुम देख रहे हो कि ये टोटल करंट कितनी है? 20 एम्पियर। तो क्या मैं लिख सकता हूं 20 इज इक्वल टू 3/4 ISC प्लस 3/2 ISC। इसको सॉल्व कर लो, ये 4 हो गया, ये 3 ISC हो गया, ये 6 ISC हो गया, सही लिखा है मैंने? ये 20 हो गया, 24 जा 80, 6 प्लस 3 9 ISC। तो ISC इज इक्वल टू 80/9 नहीं आ गया हर्षल? बताओ। यस सर। अब तुम्हारा ISC भी आ गया, तो बस अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये जो करंट है, ये करंट कितनी है? 80/9। RTH कितना है तुम्हारा हर्षल? 6 ओम। और ये बन गया तुम्हारा 5 ओम। तो तुम्हारे मेन क्वेश्चन में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था 5 ओम, उसके रिस्पेक्ट में तुमसे आई पूछी थी ना, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? करंट डिवीजन रूल से मेन करंट कितनी है? 80/9। करंट डिवीजन रूल लगा रहा हूं तो 6/6 प्लस 5। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया। सही है।
हो गया डन। डन सर। तो ये था नॉर्टन थ्योरम। अब देखो तुम्हें क्या करना है, लेक्चर तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। नॉर्टन थ्योरम के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जितने तुमने थेवेनिन के क्वेश्चन किए हैं ना, उनमें तुम थेवेनिन थ्योरम ना लगाते हुए नॉर्टन का यूज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ये होमवर्क मान लो या आज का ट्यूटोरियल मान लो, कुछ भी मान लो, कि तुम्हें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जितने भी थेवेनिन के क्वेश्चन कराए हैं उनको रिवीजन करने का तरीका मैंने बता दिया। सेकंड थिंग, नॉर्टन का मैंने एक क्वेश्चन कराया है, इसको रिवीजन करने का तरीका बता दिया। और थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, जो कि तुम्हें टाइम मिले तो जितने तुमने थेवेनिन के क्वेश्चन किए ना, सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टेप बाय स्टेप इस नॉर्टन को लगा के देखना, ठीक है। तो नॉर्टन कुछ अलग नहीं है, नॉर्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने तौर पे ये थ्योरी दी। तो आप ये भी बोल सकते हो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कि कौन सा बड़ा काम किया उन्होंने, क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर दिया। लेकिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन नॉर्टन से नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आ रहा ही नहीं आ रहा आपका, ठीक है अर्शन। यस सर। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, अब मैं मिलूंगा कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके, थैंक्स।